आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 5 को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें साल 2005 का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम ज्यूक और उसके हाई स्कूल के सारे फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं। ये पार्टी करने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि इनके स्कूल से इन्हें वेकेशन मिली होती है। यहाँ पे ज्यूक सबसे ज्यादा अमीर फैमिली से आता था, इसलिए इसके फ्रेंड जब भी पार्टी करते थे तो वो उसी से पैसे लेते थे। ज्यूक से पैसे लेकर ये पार्टी करने के लिए आगे जा रहे होते हैं। तभी सामने उन्हें जीवन दिखाई देती है जो की काफी ड्रंक होती है, इसलिए ये सारे लोग इसे देखकर डर जाते हैं। वो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तभी ज्यूक दो लड़कों को बात करते हुए सुनता है जो कि जीवन के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो ड्रंक है, इसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। ज्यूक को जीवन की टेंशन होती है, इसलिए वो उन लड़कों से पहले जीवन के पास पहुंच जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम अकेली हो, तो जीवन कहती है कि हाँ मैं अकेली हूँ। 2 मार्च को ही मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से मैं अकेली ही हूँ। ज्यूक उसे फिर से पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? तुम्हारे फ्रेंड्स तो तुम्हारे साथ ही होंगे ना? तो जीवन इससे कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। और इतना कहते हुए वो उसके ऊपर आ जाती है, जिससे कि ज्यूक का चश्मा नीचे गिर जाता है और उसके बाद जीवन की गलती से उसका चश्मा उसके पैर से टूट जाता है। ज्यूक उसे संभालते हुए दूर करता है तो जीवन उसे स्माइल करते हुए देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि तुम्हारे अंदर से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। इसके बाद वो उसके कंधे को काटने लगती है। ज्यूक उसे कुछ नहीं कहता है और इसके बाद हम इन दोनों को पार्क के अंदर देखते हैं। यहाँ पे ज्यूक उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहा होता है और इसे ड्रिंक भी ऑफर करता है। वो उसे ले लेती है और उसे कहती है कि मैं इस समय बहुत ही अकेली हूँ। मेरे डैड के चले जाने के बाद कोई भी मेरे साथ नहीं रहता है और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। सच बताऊँ तो मेरे पास एक मेरी फ्रेंड है जिसका नाम सुमिन है। जब भी मुझे उसकी जरूरत होती है तब वो मेरे साथ नहीं रहती है। इस पे ज्यूक उसे कहता है कि शायद वो उस समय बिजी होगी। जीवन कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैं कितनी अनलकी हूँ कि जब भी मुझे मेरे फ्रेंड की जरूरत होती है तब वो बिजी रहती है, लेकिन जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ मैं अपने आप को लूजर समझती हूँ। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी है और वो अपने काम को लेकर भी बहुत ही ज्यादा ईमानदार रहती है और वो अपने सारे काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर भी लेती है। ज्यूक उसे कहता है कि अगर तुम अपने उस फ्रेंड के साथ लूजर महसूस करती हो तो तुम्हें अपने फ्रेंड को बदल देना चाहिए। तुम्हें उस इंसान को बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए जिसके साथ रहने में तुम्हें कंफर्टेबल महसूस होता हो। जीवन से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि अकेले रहना किस तरीके का होता है? सिर्फ वही मेरी फ्रेंड है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। वो कहती है कि जब से मेरे डैड की डेथ हुई है तब से मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं एक बोट पे अकेली हूँ और मैं किसी लैंड की तलाश कर रही हूँ। मेरे पास सिर्फ सुमिन ही है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सुन ज्यूक से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बड़ा लूजर हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम गुजर गई थी और उसके बाद मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद हमारे बीच में मेरा छोटा भाई भी आ गया है और तब से मैं अपने आप को अपनी फैमिली से दूर महसूस करता हूँ और मुझे उनके साथ कंफर्टेबल भी महसूस नहीं होता है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा लूजर हूँ। जीवन कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे बड़ी लूजर हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े लूजर हो। तुम्हारे डैड ने शादी कर ली, ये तो अच्छी बात है कि तुम अकेले नहीं रहते हो। क्यों कहता है कि मेरे डैड ने शादी किया लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही वो मुझे छोड़कर चले गए। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए एक परिवार बनाया और तुम्हें वहाँ पे छोड़कर वो चले गए। अब इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते करते वहीं पे सो जाते हैं। जब जीवन गहरी नींद में होती है तब ज्यूक उसे बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और वो इसी समय से जीवन से प्यार भी करने लगता है। जब सुबह होती है और ज्यूक की नजर खुलती है तब वो देखता है कि वहाँ पे जीवन नहीं है। जीवन उसे वहाँ पे अकेला ही छोड़कर वहाँ से चली गई है। सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हम ज्यूक को डॉक्सुक के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। यहाँ पे ज्यूक उसे बार बार हरा दे रहा होता है। बार बार हारने की वजह से डॉक्सुक को चिढ़ मच जाती है, क्योंकि वो एक ओलंपिक टीम का मेंबर होता है और वो एक सिंपल से स्टूडेंट से बार बार हार जाता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। जब फाइट खत्म हो जाती है तब ज्यूक बाहर बैठा होता है। तभी उसे जीवन की कहीं से बात करते हुए आवाज आती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जाता है। तब वो देखता है कि जीवन वहीं पे बात कर रही होती है। मैं कल रात एक अनजान बूढ़े इंसान के साथ पार्क में ही सो गई थी, इसलिए मुझे अब से ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वैसे उस बूढ़े इंसान को तो सोचना चाहिए, अब मैं 23 साल की हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब से ही अपना ख्याल रखना होगा। ज्यूक सारी बातें सुन रहा होता है और उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो जाकर उसे सारी बात बता दे, लेकिन वहीं पे वो रुक जाता है और उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। इसके बाद जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे आ रहा होता है तब वो देखता है कि वहाँ पे तो एक बिल्ली है। इसे समझ में आ जाता है कि उस टाइम जीवन एक बिल्ली से बात कर रही थी। इसके बाद वो अपने फ्रेंड सबसे पूछता है कि क्या मैं दिखने में बूढ़ा दिखता हूँ? इसके फ्रेंड तो इसे बस देखते ही जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें स्माइल करके दिखाता है। ज्यूक की ये हरकतें देखकर उसके फ्रेंड समझते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब जीवन हमेशा उस बिल्ली को खाना खिलाने के लिए उसके पास आती और इससे बातें करती। ज्यूक भी यहाँ पे आता, लेकिन वो जीवन को देखने के लिए यहाँ पे आता और कभी कभी ज्यूक उस बिल्ली के क्लोज आने की कोशिश करता और वो उसके लिए खाना भी लाता। समय ऐसे ही बीतते गया और सर्दियाँ आ गयी। सर्दी आने पे ज्यूक ने उस बिल्ली के लिए एक प्यारा सा और छोटा सा घर बनाया। ज्यूक ने देखा कि उस बिल्ली की हर एक जरूरत धीरे धीरे पूरी होती जा रही थी। कभी वो उस बिल्ली के लिए खाना लाती तो कभी ज्यूक उस बिल्ली के लिए खाना लाता। समय ऐसे
बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से वो बिल्ली रोड पे चली गई थी और सामने से एक गाड़ी भी आ रही थी। ड्यूक ने उसे देख लिया था और वो उस बिल्ली को बचाने के लिए गाड़ी के आगे आ गया, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। ड्यूक अपने आप से कहता है कि उस समय मेरे पास काफी सारे मौके थे उसे बताने के लिए, लेकिन मैं कोई भी मौका इस्तेमाल नहीं कर पाया। समय यूं ही बीतता चला गया और ड्यूक मैच्योर भी हो गया। अब उसने 2011 में एक कंपनी भी ज्वाइन कर ली। यहाँ पे वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे आया था और यहाँ पे उसे जीवन मिल गई। उसने जीवन को तो एक ही नजर में पहचान लिया था, लेकिन जीवन उसे पहचान नहीं पाई। दोबारा जीवन से मिलने के बाद ड्यूक ने कई बार ट्राई किया कि वो जीवन के साथ अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करे और वो उसे सारी चीजें बता दे कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन इस समय काफी देर हो चुका था। इस समय जीवन मिनहुआन के साथ आ चुकी थी, इसलिए ड्यूक ने इस बार भी जीवन को कुछ नहीं बताया। वो उसे दूर से देखता और उसके लिए खुश हो जाता। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अब ड्यूक के पास दूसरा मौका होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ड्यूक अपने ऑफिस में आता है तो सारे लोगों की नजर उसी पे होती है। लड़कियों के साथ साथ लड़के भी उसे बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को आज पूरी तरीके से बदल लिया था। यहाँ पे सुमिन की नजर भी आज उस पे से नहीं हटती है। ड्यूक सीधे जीवन के पास जाता है और उससे कहता है कि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इसकी बातें सुनकर वो स्माइल करती है। मिनहुआ भी सारी चीजें दूर से देख रहा होता है और इसके बाद जब ड्यूक अपने काम के लिए अपने कैबिन में चला जाता है तब वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने स्माइल क्यों पास किया। अब इसके बाद वो उसे अकेले में लेकर जाता है उसके साथ बात करने के लिए। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारे ऊपर लाइन मारने की कोशिश करेगा, देखा नहीं वो सीधे तुम्हारे पास आ गया और वैसे तुम्हें उसे स्माइल देने की जरूरत क्या थी। तो जीवन उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। मीनू उसे कहता है कि तुम इन लड़कों को नहीं जानती हो, मैं लड़का हूँ और मुझे पता है कि लड़के वाइफ होने के साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी रखते हैं और दोनों को चीट भी करते हैं। जीवन उसे कहती है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो मीनू उसे पूछता है कि आखिर तुम कह क्या रही हो। जीवन उसे कहती है कि तुम्हें कहा कि सारे लड़के सेम होते हैं, इसलिए मैंने तुमसे ये कह दिया। तो उसे कहता है कि मुझे छोड़कर सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, इसलिए तुम उसे भाव मत दो। तभी यहाँ पे मिस यान और योन आ जाती है जीवन को बुलाने के लिए। जीवन उनके साथ चली जाती है और मिनहान उसे पीछे से देख रहा होता है। वो उसे देखकर कहता है कि आजकल इसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। वैसे भी ये आजकल कितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। उसके जाने के बाद सुमिन उसके पास आती है। वो उसे देखकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लंच ब्रेक में सारे एम्प्लॉय एक साथ बैठकर जियो के बारे में बात कर रही होती हैं कि हमने तो कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितने ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। यहाँ पे मिस यान कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारे बॉस इतने ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। वैसे मैं इस बात को कह नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं मैरिड हूँ। इसके बाद योन कहती है कि मुझे तो वो ज्यादा खास नहीं लगता है। उसकी बातें सुनकर जीवन मन ही मन सोचती है कि लड़कियां हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है ताकि वो लड़कियों पे ध्यान न दे और लड़कियां भी उस पे ध्यान न दे। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने अपने लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर चूज किया हुआ है। इधर हम यून को देखते हैं जिसके पास कॉल आता है कि तुम्हारा स्टॉक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या तुम उसे बेचना चाहते हो। जियो उसे साफ साफ मना कर देता है और उससे वो बेचने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि जियो की सारी बातें उसके ग्रैंडफादर भी सुन रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर उसका स्टॉक इतना ज्यादा बढ़ गया है तो वो उसे बेच क्यों नहीं रहा है। वो अपने पास खड़े इंसान से कहते हैं कि तुम उस पर नजर रखो और नजर ऐसी रखना कि उसे मेरे बारे में पता न चले कि मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। इधर हम फिर से इन सभी को देखते हैं। यहाँ पे मिस यान अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी न्यूट्रिशन चीज को फाइनल कर रहे होते हैं जिसके बारे में योन को काफी ज्यादा नॉलेज होता है, इसलिए वो सारे लोगों को उसके बारे में बता रही होती है। क्योंकि वो फार्म में पली बड़ी है इसलिए उसको इसके बारे में काफी सारा नॉलेज होता है। वो सारे लोगों को इसके बारे में बता रही होती है। तब यहाँ पे सुमिन आ जाती है। वो यहाँ पे कहती है कि मैं और जीवन भी एक साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करते थे। हम मीटिंग में एक साथ खेला करते थे, लेकिन जब जीवन का ट्रांसफर हो गया और वो सियोल के स्कूल में पढ़ने चली गई तब हम दोनों अकेले हो गए। लेकिन मैं फिर भी मंथ में 2-3 बार उसके पास सियोल जाती थी ताकि मैं उससे मिल सकूं और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि उसके वहाँ पे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे और मैं अगर उसके पास नहीं जाती तो वो अकेली हो जाती। यहाँ पे सुमिन ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि उसने जीवन के लिए कितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया हुआ है। तभी योन बीच में कह देती है कि तुमने तो उसे मौका ही नहीं दिया न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर तुम उसके साथ इतनी देर चिपकी रहोगी तो इंसान को टाइम ही कैसे मिलेगा दूसरे फ्रेंड्स बनाने के लिए। इस पे सुमिन चिढ़ जाती है और कहती है कि इसलिए तो हम दोनों इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे मैनेजर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम सब यहाँ पे बातचीत करने के लिए आती हो। इसके बाद वो जीवन को अपनी कार की देते हैं और कहते हैं कि मेरी कार को सही जगह पे लगा देना। इसके बाद वो सारे लोगों को डांटते हुए उनको काम पे भेज देते हैं। इधर जीवन पार्किंग में आती है और जब उसे मैनेजर किम की कार मिलती है तब उसे वो लात मारने वाली होती है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और अपना काम कर कर ऊपर जाने लगती है। लिफ्ट में वो खड़ी खड़ी सोचती है कि अगर हम फ्यूचर को देखें तो इस समय बाहरी सुमिन मेरा इंतजार कर रही होगी। और जैसे वो ऊपर जाती है और लिफ्ट खुलता है हम देखते हैं कि सामने सुमिन उसका इंतजार कर रही है। सुमिन यहाँ पे खड़ा होकर जीवन को ऐसा दिखाना चाहती थी कि वो अकेली ही ऐसी पर्सन है जो कि जीवन के साइड है। लिफ्ट से बाहर जब जीवन आती है तब सुमिन इसे चिपक जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम अपना प्रपोजल मुझे दे नहीं सकती हो तो क्या तुम अपने प्रपोजल में मुझे शामिल नहीं कर सकती हो। अगर मैं इस काम को कर लूंगी तो मैं यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगी। जीवन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहती है कि ठीक है मैं
मैं इसके बारे में सोचूंगी। अब इसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी सुमिन उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ खींचती है और अजीब सा चेहरा बनाकर उससे कहती है कि जीवन, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो तुम ये बात मेरे सामने कह सकती हो। ये सुनकर जीवन थोड़ी सी घबराने लगती है। सुमिन उसे कहती है कि मेरी और तुम्हारी लाइफ के रास्ते सेम है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने प्रपोजल में शामिल कर लो, ताकि मैं यहाँ पे परमानेंट हो जाऊँ और मैं और तुम हमेशा साथ रहें और हमेशा साथ काम करें। तब यहाँ पे मैनेजर किम आ जाते हैं और जीवन को अपने कैबिन में आने के लिए कहते हैं। जीवन सुमिन से कुछ नहीं कह पाती है और वो मैनेजर किम के कैबिन में चली जाती है। यहाँ पे मैनेजर किम भी जीवन से उसी प्रपोजल के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने इस प्रपोजल में सुमिन को भी शामिल कर लिया है। मैं इसके बाद देखूंगा कि तुम्हारे प्रपोजल में और कौन सी गलतियां हैं, मैं उन सारी गलतियों को ठीक कर दूंगा और इसके बाद मैं इस पे काम करूंगा। जीवन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मैंने पहले ही मिस कांग और योंग को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मैनेजर किम गुस्सा होते हुए और चीखते हुए से कहते हैं कि जिस प्रपोजल पे मेरी नजर पड़ जाती है उस प्रपोजल को मैं हासिल करके रहता हूँ। फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने किससे क्या कहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने इस प्रपोजल से तुम्हारा नाम नहीं हटाया है, इसलिए अब तुम इस प्रपोजल को छोड़ दो, मैं ही इस प्रपोजल पे काम करूंगा। अब बातें बहुत ही ज्यादा हो गई, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जीवन बाहर आती है और सुमिन की तरफ देखते हुए अपने आप से कहती है कि मैंने कितना ज्यादा ट्राई किया कि मैं सुमिन को इस प्रपोजल में शामिल ना होने दूं, लेकिन सुमिन ने अपनी चालाकियों से इस प्रपोजल में अपना जगह बना ही लिया। तभी यहाँ पे जीव आ जाता है। वो जीवन से पूछता है कि क्या तुम आज रात के लिए फ्री हो? तो जीवन इससे कहती है कि मैं आज रात के लिए फ्री नहीं हूँ, मेरे पास कुछ और प्लान्स हैं। ये सुनकर जीव को अच्छा नहीं लगता है। अब इसके बाद हम क्लब में आते हुए जीवन को देखते हैं। वो यहाँ पे यूनहो से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें भी करते हैं। इधर हम मिनहुआ को देखते हैं जो कि जीवन के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है, इसलिए वो हार बाजकर सुमिन के पास कॉल करता है और वो उससे पूछता है कि क्या जीवन तुम्हारे साथ है। अब यहाँ पे सुमिन फिर से अपना गंदा गेम खेलना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि मुझे तो लगा कि वो तुम्हारे पास गई है, क्योंकि वो आज बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हुई थी, मुझे लगा कि तुम दोनों आज डेट पे जाने वाले हो। वो उसे कहता है कि वो तो मेरे पास आई ही नहीं है। इस पे सुमिन उसे कहती है कि वो तो बहुत ही पहले चली गई थी, वैसे तुम बुरा मत मानना, उन लोगों का फैमिली जो है वो ऐसा ही है। उसकी मॉम भी जो थी ना, उनका भी नेचर अच्छा नहीं था, शादी होने के बाद भी वो किसी और के साथ रहती थी। मिनहान उसे कहता है कि लेकिन उसने तो मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। अब सुमिन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उसने तुमसे यह बात छुपा के रखी है, वैसे हमारे फैमिली का गुड़ भी तो हमारे अंदर आता ही है ना। वैसे तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि सुमिन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है और तुम इस बात को उसके साथ प्लीज शेयर मत करना, नहीं तो शायद उसे बुरा लग सकता है। तुम उसके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। मिनहुआ उसे ओके कर देता है और इधर सुमिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि उसने अपना काम कर दिया। इधर यूनहो उस लेटर को अपने साथ लाया होता है और वो जीवन को दे देता है। जीवन उस लेटर को पढ़कर बहुत ही बुरा महसूस करती है, जिसमें लिखा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अगर पॉपुलर हो तो सारी लड़कियां तुम्हें ही पसंद करेंगी, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है। सुमिन देखती है कि इसमें हैंडराइटिंग उसी की है, लेकिन उसने इस लेटर को तो कभी लिखा ही नहीं है, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सुमिन उसकी लिखावट की वो कॉपी कर सकती है। वो यूनहो को बता देती है और इसके बाद जब वो बाहर जा रहे होते हैं तब वो काफी क्लोज होते हैं। बाहर आने के बाद जीवन से बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। यूनहो उसे कहता है कि तुम्हारा वही ना बॉयफ्रेंड है जो लंबा दिखता है और चश्मा लगाता है। यहाँ पे यूनहो जीव के बारे में बात कर रहा होता है। वो उसके पर्सनालिटी लुक के बारे में उससे बताता है। तब जीवन को पता चल जाता है कि वो जीव के बारे में बात कर रहा है। वो उसे पूछती है कि आखिर तुम उसे कैसे जानते हो, तो उसे बताता है कि वो मेरे रेस्टोरेंट में आया था और उसी ने मुझे रियूनियन पार्टी के बारे में भी बताया, लेकिन मैंने उससे कभी पूछा ही नहीं कि वो मुझे कैसे जानता है। दरअसल वो जब मेरे पास आया था तब वो तुमको लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इधर हम जीव को भी देखते हैं जो कि अपनी कार में अंदर होता है और वो दूर से ही इन दोनों को देख रहा होता है। उन दोनों को इस तरीके से देखकर जीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये दोनों भी अपने रास्ते चले जाते हैं। यूनहो जब अपने रेस्टोरेंट में आता है तब अपने मैनेजर को बताता है कि उसका ब्रेकअप तो गलतफहमी की वजह से हो गया था, लेकिन अब उसके पास जाने का मेरे पास कोई भी मौका नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका बॉयफ्रेंड है। इधर हम जीवन को देखते हैं जो कि मेडिकल शॉप से दवा लेकर जा रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भागने लगती है और देखती है कि उसके सामने अचानक से मिनहुआ आ जाता है। वो मिनहुआ को देखकर घबरा जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे ऐसे आकर डरा ही दिया। मिनहुआ से कहता है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, वैसे मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल किया, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया था? मैंने सुमिन से भी तुम्हारे बारे में बात की थी, लेकिन तुम उसके साथ नहीं थी। वैसे तुम इतना ज्यादा तैयार होकर कहाँ गई थी और तुम इतना ज्यादा ब्लश भी क्यों कर रही हो? यहाँ पे जीवन से बहाना देने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे वो सुमिन की उस बात को छेड़ देता है जो कुछ भी उसने कुछ टाइम पहले उससे कहा था। जीवन से काफी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन को पता होता है कि ये सारी चीजें सुमिन ने ही की होगी। वो उसे क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। वो उसके क्लोज जाता है और उसे कहता है कि
ये वो परफ्यूम नहीं है जो तुम यूज करती हो। जीवन उसे पीछे हटती है, तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हॉटली उसे कहता है कि अब तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम किसके साथ थी। यहाँ पे मिनहुआ जीवन का हाथ बहुत ही कस के पकड़ा हुआ था, इसलिए जीवन उससे अपना हाथ छुड़ा रही होती है, लेकिन वो उसके ऊपर हावी हो रहा था। तभी यहाँ पे अचानक से जीव का जाता है और वो मिनहान को एक ही बार में पटक देता है। इधर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वो घर जा रहा था तब उसने जीवन को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन जीवन ने अपना फोन बंद कर लिया था क्योंकि वो मिनहान के कॉल से परेशान हो गई थी। इसलिए जीव ने अपनी कार को मोड़ लिया था। इधर हम देखते हैं कि जब मिनहान अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने सामने जीव को देखता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और वो कहता है कि सर क्या आप यहाँ, सर आप इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जीवन को पास्ट की वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि जीव की डेथ मिनहुआ की वजह से ही हुई थी। वो सारी बातें जब जीव को याद आती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिनहुआ का कॉलर पकड़ लेता है। जीवन यहाँ पे जीव को रोकने की कोशिश कर रही होती है और मौका मिलते ही मिनहुआ यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर भागने के बाद वो एक जगह पे रुक जाता है और वो सोचता है कि आखिर में भाग क्यों रहा था और वो वहाँ पे इस समय क्या कर रहा था। इन सारी बातों को वो सोचकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जीवन सोच रही होती है कि आखिर मैंने उस इंसान से शादी क्यों कर लिया था। वो इंसान मुझे यहाँ पे अकेला छोड़कर ऐसे ही भाग गया। तभी यहाँ पे जीव करता है जो उसे कॉफी देता है। जीवन उसे देखकर क्वेश्चन करने लगती है कि तुम अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। जीव उसे कहता है कि यहीं आसपास मुझे काम था, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। जीवन उसे पूछती है कि कौन सा काम था। यहाँ पे जीव उसे बता देता है कि जब मैंने तुम्हारे पास कॉल किया था तब तुम्हारा फोन बंद था, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। जीवन उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही थी। वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी फिक्र क्यों कर रहा था। वैसे तुम मिनहुआ को हल्के में क्यों लेती हो। देखा नहीं वो तुम्हारे साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा था और उसने तुम्हारी कलाई को किस तरीके से पकड़ा हुआ था। जीवन कहती है कि तुम इन सारी बातों को जाने दो, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही थी और आखिर तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया था। मुझे सारी बातें सच सच जाननी है। यहाँ पे जीव उसे बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता था कि मिनहुआ ही सबसे ज्यादा बुरा इंसान है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे इंसान तो तुम ही हो। हाल फिलहाल में यून मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी है और तुम उसे चीट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे जीवन के कोई भी बात को समझ नहीं पा रहा था। जीवन उसे कहती है कि तुम रहने दो, मैं इसके बारे में यून से ही बात कर लेती हूँ। इसके बाद वो यून के पास कॉल लगाती है तो जीव उसके फोन को कट कर देता है और अपने फोन से उसे कॉल लगाता है। उसने उसका नंबर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल के नाम से सेव किया हुआ था। जब वो फोन को रिसीव करती है तब जीवन को बात ये क्लैरिफाई हो जाती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है। यहाँ पे यून बहुत ही अच्छे तरीके से बात करके फोन को कट कर देती है। जीव उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता था कि मैं जीवन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उसके साथ डेट करने के साथ साथ तुम्हारे साथ भी डेट करना चाहता हूँ और मैं उसे चीट कर रहा हूँ। जीवन को यहाँ पे पूरी बात समझ में आ जाती है कि यून उसकी बहन है और इसके बाद वो उससे माफी मांगती है जो कुछ भी उसने गलतफहमी अपने दिमाग में पाल लिया था। जीव उसे कहता है कि हाँ ये गलतफहमी हो गई थी, इसे सॉल्व कर लेनी चाहिए, लेकिन जो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये बात सच है। ये सुनकर जीवन कुछ कह नहीं पाती है कि उसे क्या कहना चाहिए। इधर हम सुमिन को भी देखते हैं जो कि इन दोनों को वो देख लेती है, कहीं पे जा रही होती है तभी ये इन दोनों को देख लेती है और इसके बाद वो मिनहुआ के पास कॉल करती है। ये दोनों आपस में क्या बात करते हैं ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। इधर जीवन को उसके घर पे छोड़ देता है और उसके बाद वो उसके धीरे धीरे क्लोज आने की कोशिश करता है। यहाँ पे जीवन समझ नहीं पाती है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। वो साथ वहीं पे खड़ी होती है तभी जीव उसके कंधे पे गिर जाता है और वो यहीं पे बेहोश हो जाता है। वेल ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही हमें पता चलेगा कि क्या ये दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हैं और उन दोनों के बीच में क्या बात हुआ था। सो पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।